हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन जसूजा। आज आपका सेंटर सिटी फाउंडर स्पीक में स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडिया की जीडीपी स्टोरी के बारे में, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के बारे में। जब भी हम अक्सर ये बात करते हैं कि इंडिया कहाँ स्टैंड करता है, जीडीपी ग्रोथ में किस रेट से इंडिया तेजी से ग्रो कर रहा है, कितनी पॉपुलेशन है वगैरह वगैरह। तो मिसाल के तौर पर अगर हम देखें तो इंडिया की जीडीपी 4.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है और शायद अगले 10 से 15 सालों में बढ़कर 10 से 15 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। लेकिन अगर देखें तो क्या इंडिया की कहानी सिर्फ आंकड़ों के बारे में ही है? ये एक बहुत बड़ी तस्वीर है। क्या इंडिया एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे खड़ा है, जहां पर कुछ ऐसे स्तंभ हैं जो इंडिया को एक सुपर पावर बना सकते हैं? जैसे कि देखते हैं कि इंडिया के लोग कैसे पैसा कमाएंगे, कैसे खर्च करेंगे, उनका लाइफस्टाइल कैसे बदलेगा, उनके चुनाव क्या होंगे, क्या ये समावेशी विकास होगा और क्या ये टिकाऊ विकास रहेगा। तो एक टिकाऊ विकास के लिए 4 स्तंभों का होना बहुत जरूरी है। नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग, नंबर 2 इनकम एक्सप्लोजन। जिस तरह से हमारी प्रति व्यक्ति आय बढ़ती जा रही है, $2,100 से ये $7,000 होने वाली है अगले 10-15 सालों में। नंबर 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटाइजेशन, और नंबर 4 फाइनेंशियलाइजेशन। पहले हम एक सेविंग इकोनॉमी थे, लेकिन आज हम निवेश ज्यादा करते हैं, खर्चा ज्यादा करते हैं, और ये भी हमें काफी मदद करेगा। चलिए अब इसे विस्तार से समझते हैं कि क्या भारत के लिए मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत ही प्रासंगिक सेगमेंट है। आइए इस बारे में चर्चा करते हैं। मेरा मानना, अगर हम 10-15 साल पीछे जाएं तो एक वाक्य बहुत आम था जो आपने बार बार सुना होगा कि इंडिया ने मैन्युफैक्चरिंग का मौका खो दिया है। लेकिन मेरा मानना है कि 2014-15 के बाद जब हमारी नीतियों में बदलाव आया है, तब से स्थिति बदल गई। जैसे कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्लान्स जो सरकार ने एक नई नीति के तहत शुरू किए, उसके चलते हमने बहुत तेजी से विकास देखा। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण देगा, हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स का उत्पादन था वो सिर्फ 2 लाख करोड़ का था। आज से 10 साल पहले जो 2 लाख करोड़ था वो अब 12 लाख करोड़ हो चुका है, यानी हम 6 गुना बढ़ चुके हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर देखें तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, जिसे हम पहले पूरी तरह से इंपोर्ट करते थे, वो सिर्फ 1000 करोड़ का था। आज वो 3 लाख करोड़ का हो चुका है। वहां पर हमने 10 से 12 गुना की वृद्धि देखी है। हाँ, लेकिन एक चीज हमें देखनी होगी कि पहले हम सिर्फ असेंबली कर रहे थे, अब धीरे धीरे हम वैल्यू चेन में ऊपर जा रहे हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा मुझे लगता है कि सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सेगमेंट जो भारत के लिए रहेगा वो यही रहेगा, सेमीकंडक्टर चिप्स। चाहे आप घर में वॉशिंग मशीन चलाते हो, रेफ्रिजरेटर चलाते हो, टीवी चलाते हो, आपका फोन, हर एक चीज सेमीकंडक्टर चिप पर आधारित है। बहुत सारे देश जैसे जापान, ताइवान, चीन इस क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन भारत ने सिर्फ 4 साल पहले 2021 में ये महसूस किया और वो नीति लाई गई जिसमें कहा गया कि 1 लाख करोड़ का खर्चा होगा और हम सेमीकंडक्टर चिप को एक फाउंडेशन इंडस्ट्री बनाकर इसके ऊपर बहुत बड़ा प्रगति करेंगे। कुछ ही दिन पहले ध्रुव 64, जिसे सेमीकाइन चीफ इंडिया ने प्रोड्यूस किया है, उससे 70 से 80% जो कंज्यूमर आइटम्स हैं उनका प्रोडक्शन किया जा सकता है। लेकिन हाँ, कुछ स्ट्रैटेजिक सेगमेंट्स हैं जैसे एरोस्पेस, डिफेंस, मोबाइल फोन्स, ड्रोन, इन सब के लिए जो नैनोमीटर का चिप चाहिए, उसके लिए बहुत डीप टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है और इंडिया उसमें काफी प्रगति कर रहा है। तो ऐसी सेमीकंडक्टर चिप बनाना जो क्रूशियल सेगमेंट्स में काम कर सके, इस टेक्नोलॉजी के लिए सरकार काफी इनिशिएटिव ले रही है ताइवान सरकार के साथ मिलकर, और उस टेक्नोलॉजी को इंडिया में लाने के लिए तो काफी हद तक हमें लगता है कि वो फाउंडेशन बना देंगे और हमारा 2030 तक का टारगेट इस इंडस्ट्री को $100 मिलियन का बनाने का है। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा सेगमेंट है जो कि इकोनॉमी का ब्रेन होगा और इसी के आधार पर तय होगा कि अगले 5-10 सालों में जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का दबदबा बना हुआ है, आप किस दिशा में प्रगति कर रहे हैं और क्या आप समावेशी विकास कर पा रहे हैं या नहीं। नंबर 2 इनकम एक्सक्लूजन। भारत की जो अभी वार्षिक प्रति व्यक्ति आय है, या कहें कि एक व्यक्ति की औसत आय है, वो 2 लाख प्रति वर्ष है। अब हम 2 लाख से 4 या 5 लाख की यात्रा करने वाले हैं। अगले 10 सालों में इससे क्या होगा, आपकी जरूरतों पर आधारित खपत से अब आपकी खपत आकांक्षाओं पर आधारित हो जाएगी। अब सिर्फ बात रोटी, कपड़ा, मकान की नहीं रहेगी, बल्कि आपकी काफी ज्यादा खर्चीली चीजें जैसे हाउसिंग, कर्ज, ट्रैवल और हेल्थ केयर पे भी खर्च बढ़ेगा। तो यहाँ हमें देखना होगा कि किन किन इंडस्ट्रीज पर इसका सबसे ज्यादा और सीधा असर पड़ेगा। वही सभी इंडस्ट्रीज काफी अच्छा प्रदर्शन करेंगी। अब तीसरा नंबर है जो बहुत महत्वपूर्ण है, डिजिटाइजेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डिजिटाइजेशन के क्षेत्र में हमने काफी प्रगति की है। आज की तारीख में यूपीआई पेमेंट्स, अब देखते हैं हर बच्चा आज की तारीख में यूपीआई का इस्तेमाल कर रहा है।
सारी पेमेंट्स का पूरा डिजिटल ट्रेल बन चुका है, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था व्हाइट इकोनॉमी की ओर बढ़ रही है। इससे भ्रष्टाचार कम होता है और आपको ज्यादा विकास देखने को मिलता है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो अब एक नई ग्रोथ की लहर लेकर आएगा, वहां पर भी इंडिया अच्छा प्रगति कर रहा है। काफी एनालिस्ट कहते हैं कि शायद इंडिया इसमें पिछड़ चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप स्टैनफोर्ड इंडेक्स की बात करें तो इंडिया ठीक है नंबर 1 या नंबर 2 नहीं है, लेकिन नंबर 3 पर पहुंच चुका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अडॉप्शन के मामले में। यानी जो उसका इस्तेमाल करते हैं और जिस तरीके से बिजनेस बन रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, और उसका जो आर्थिक आउटपुट आ रहा है, और चाहे हम रोबोटिक्स की बात करें या हेल्थ केयर की, काफी सारे बिजनेस इंडिया में क्रिएट हो रहे हैं। लगभग 150 स्टार्टअप्स पहले ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में फंडिंग रेस कर चुके हैं, मेरा मानना है। अब बहुत सारे वेंचर फंड्स, AIF आप सुन रहे होंगे कि किस तरह से वे डीप टेक में निवेश कर रहे हैं। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि आगे आने वाली ग्रोथ में इन फंड्स का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल रहेगा। और नंबर 4, फाइनेंशियलाइजेशन। भारत मुख्य रूप से एक सेविंग इकोनॉमी रहा है। हमने हमेशा यही सोचा कि जितना पैसा हम बचा सकते हैं वो भविष्य की पीढ़ी के लिए अच्छा है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि लोग ज्यादा खर्च भी कर रहे हैं और हाँ, निवेश भी काफी ज्यादा कर रहे हैं। तो जैसे जैसे इंडिया में इन्वेस्टमेंट का कल्चर बढ़ता जा रहा है, आपने देखा होगा कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री 75 लाख करोड़ की एक इंडस्ट्री बन चुकी है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। फिर भी अगर हम GDP से तुलना करें तो हमारा पेनिट्रेशन अभी भी बहुत कम है। अभी हमें एक बहुत बड़ा रास्ता कवर करना जरूरी है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। SBI हमारे इंडिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेजर है। वो कम से कम 12 लाख करोड़ 12 से 13 लाख करोड़ मैनेज करते हैं। लेकिन अगर मैं इसको देखता हूँ US के कंपैरिजन में, तो उनकी सबसे बड़ी कंपनी ब्लैक रॉक है, जो कि SBI से भी 100 गुना ज्यादा पैसा मैनेज करती है। तो एक बहुत बड़ा जर्नी अचीव करना अभी बाकी है। इंडिया में रिस्क कैपिटल भी आ रहा है, तो यही पैसा इंडिया में नई ऊर्जा लाएगा और इंडिया की ग्रोथ को एक अलग लेवल तक ले जाएगा। एंड सेंटर सिटी के माध्यम से हमारा हमेशा ये इंटेंशन रहता है कि न सिर्फ शहरों में बल्कि टियर 2, टियर 3 सिटीज में भी और गाँवों में भी हम अपने असिस्टेंट वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको एजुकेट कर सकें और आप अपनी अगली आने वाली जनरेशन के लिए वेल्थ क्रिएट कर सकें। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।